तो मौर्यकालीन प्रशासन में आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं लेकिन आपको सब नहीं याद रखने हैं। मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा हम डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपका सिर्फ अशोक का काल हमको बहुत डिटेल में देखना है, उसको हम देखेंगे। तो मैंने बता दिया कि उल्लेख अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में भी है। उल्लेख कहाँ कहाँ है? तो अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र में, और साथ में बात करें तो इंडिका में भी, इंडिका में भी है। बाकी कहीं कहीं अन्य जो अभिलेख वगैरह है उसमें भी है, लेकिन जो मुख्यतः बातें करें तो सबसे ज़्यादा तो बात करें जो सबसे बड़ा स्रोत है वह अर्थशास्त्र है, और दूसरा जो है मेगास्थनीज की इंडिका है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें हम चर्चा में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें तो जो आपका राजा होता था, राजा ही प्रशासन में, न्याय में, सेना में, इन सब में प्रमुख होता था। साथ साथ में समस्त भूमि का स्वामी भी राजा होता था। तो सर्वोच्च कौन होगा? चाहे वह न्याय व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च कौन है? वह राजा है, सम्राट है। तो इसको याद रखिएगा। तो अब इसमें हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि समस्त जो न्याय व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सेना हो, चाहे जो भूमि का स्वामी हो, इन सब में क्या, इन सब में जो है वो आपका सम्राट सर्वोच्च होता था। तो राजा जो है समस्त इन प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले रखा था, ये अर्थशास्त्र भी कहता है। और अब हम आगे अगर इसमें देखें तो एक इसमें बात याद रखनी है कि प्राचीन काल में अगर हम देखें तो सर्वोच्च जो नौकरशाही व्यवस्था थी, प्राचीन काल की बात हो रही है, प्राचीन काल में सर्वोच्च नौकरशाही व्यवस्था यानी जो सर्वोच्च ब्यूरोक्रेसी थी, ज्यादा सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक लोग थे वो थे आपके मौर्य काल में। तो इसको याद रखिएगा। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में सबसे बड़ी जो नौकरशाही थी, सबसे बड़ी नौकरशाही थी वह आपका मौर्य काल में थी। नौकरशाही मौर्य काल में थी, इसको याद रखिएगा। अब बात करें तो इसमें हम अब सीधे ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में कैसे व्यवस्था थी? तो केंद्रीय प्रशासन में अगर देखें, केंद्रीय प्रशासन यानी जो सेंट्रल लेवल पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किस प्रकार होता था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सर्वोच्च तो राजा होगा। क्या होगा? राजा सर्वोच्च है, सर्वोच्च राजा है। नीचे इसके होते थे तीर्थ या अमात्य, तीर्थ या अमात्य बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद में सबसे नीचे, इसके बाद मतलब तीर्थ के नीचे जो सेंट्रल लेवल पे होता था वह होता था अध्यक्ष, अध्यक्ष। तो ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है। तो सेंटर में इस प्रकार व्यवस्था थी। अगर बात करें यहाँ पे तो राजा सर्वोच्च है, राजा सम्राट बोलिए। और तीर्थ या अमात्य की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है प्रथम श्रेणी के अधिकारी, प्रथम श्रेणी के अधिकारी। और ये जो है अधिकारी वर्ग में सर्वोच्च होते थे और बहुत प्रमुख होते थे। ध्यान रखिएगा, अधिकारी वर्ग में सबसे प्रमुख यानी ब्यूरोक्रेसी में सबसे प्रमुख, इसको याद रखिएगा राजा के बाद में। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बीच में, आपको ध्यान रखना है बीच में यहाँ पे एक श्रेणी और होती थी। ये इसमें तीर्थ और अध्यक्ष के बीच में एक कड़ी के रूप में होते थे, संयोजक कड़ी के रूप में, जिनको बोला जाता था युक्त या उपयुक्त। क्या बोला जाता था? युक्त या उपयुक्त। ये क्या है? संयोजक कड़ी है, संयोजक कड़ी है। किनके किनके मध्य? तीर्थ और अध्यक्ष के मध्य। बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो है तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं, तृतीय श्रेणी के अधिकारी हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो ये हैं आपके द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं। अब बात करें तो तीर्थ और अमात्य की संख्या कितनी होती थी ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार आपको ध्यान रखना है 18 होते थे। कितनी होती थी? 18 होते थे, ठीक है। बात करें तो अध्यक्ष और अध्यक्ष की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पे 26 होती थी, 26। ये अर्थशास्त्र के अनुसार है। बाकी एनसीईआरटी बुक में 27 मिलती है, 27 मिलती है, इसमें राजा सहित है। यानी अध्यक्ष जो है आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष के साथ साथ में राजा को शामिल करते हुए 27, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक में जो है 27 मिलती है। बाकी अर्थशास्त्र के अनुसार अध्यक्ष की संख्या कितनी है? 26 है। और इस बात करें तीर्थ और अमात्य की संख्या कितनी है? वो है आपकी 18। ये याद रखना है। और किन किन श्रेणी के अधिकारी थे मैंने बता दिया, तो ठीक है। अगर बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख तीर्थ या अमात्य होता था वह पुरोहित होता था। पुरोहित ये राजा का सलाहकारी होता था, आपको ध्यान रखना है। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सबसे प्रमुख तीर्थ अमात्य, सबसे ये राजा को सलाह देने का कार्य करता था। सबसे प्रमुख तीर्थ जो होता था, तीर्थ या अमात्य, वह कौन है? वह है मंत्री या पुरोहित, मंत्री या पुरोहित, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जो अमात्यों में सबसे प्रमुख था वो कौन था? वो मंत्री या पुरोहित था। और इसकी बात करें तो यह राजा को सलाह देने के लिए सभी व्यवस्था में, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो चाहे जो व्यवस्था हो, उसमें सलाह देता था, ठीक है। तो पुरोहित का दर्जा सबसे ऊपर था। तो आपको ध्यान रखना है
राजा तो सर्वोच्च हो गया। फिर उसके बाद प्रथम श्रेणी का जो अधिकारी है वो तीर्थमात्य होता है, और तीर्थमात्यों की संख्या कितनी है, टोटल 18 है। उसके बाद में अगर बात करें तो फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जो होता था उसको अध्यक्ष कहा जाता था, और ये अध्यक्षों की बात करें तो इनकी संख्या 26 मिलती है, एनसीईआरटी बुक में 27 मिलती है, तो इसको याद रखिएगा। बात करें तो फिर तृतीय श्रेणी का अधिकारी, जो तृतीय श्रेणी का अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, युक्त या उपयुक्त, तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो युक्त और उपयुक्त होते थे ये आपके अध्यक्ष और तीर्थ के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में होते थे, इन दोनों को सहायता देते थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ये जो तीर्थमात हैं कुल 18 होते थे, और ये राजा को सलाह देते थे, राजा के प्रशासन में सहायता करते थे तीर्थमात। इनकी बात करें तो इनका जो चयन होता था, यानी इनकी जो नियुक्ति होती थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से इनके व्यवहार को जांच पर के इनकी नियुक्ति की जाती थी। इनका जो परीक्षण होता था बहुत थोड़ा सा टफ होता था, इंटरव्यू अच्छे से होता था, तो उसको बोलते थे उपधा परीक्षण। तो ध्यान रखिएगा, तीर्थों के लिए आपको ध्यान रखना है, उपधा परीक्षण के माध्यम से, उपधा परीक्षण के माध्यम से चयन होता था, चयन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका जो सिलेक्शन होता था वो बड़ा टफ था, उस समय यूपीएससी तरीके से इनका एग्जाम होता, तो इसको याद रखिएगा। अब हम कुछ तीर्थ और कुछ अध्यक्षों को यहाँ पे देखेंगे फटाफट, तो इसको याद रखिएगा। अब इसको हम हटा देते हैं, तो चलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब हम तीर्थ और कुछ अध्यक्षों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष, इसमें आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम वही डिस्कस में लेंगे। तो अध्यक्ष हम यहाँ देखते हैं, अध्यक्ष सबसे जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहले जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पण्या अध्यक्ष, पण्या अध्यक्ष, पण्या अध्यक्ष। तो पण्या अध्यक्ष की अगर यहाँ पे बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये वाणिज्य और व्यापार का प्रमुख होता था। कौन होता था, वाणिज्य या व्यापार, वाणिज्य या व्यापार, व्यापार का प्रमुख या नियंत्रक होता था, प्रमुख, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो हम देखेंगे वो है पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, ठीक है। ये सारे प्रमुख जो ये अध्यक्ष हैं ये इंपॉर्टेंट है। पौतवाध्यक्ष की बात करें तो ये माप तौल का अध्यक्ष, ठीक है। पौतवाध्यक्ष हो गया, माप तौल का अध्यक्ष होता था, यानी कोई घटतौली ना करे, माप तौल अच्छे से हो रहा हो, यानी उसका नियंत्रक होता था, इस बात को याद रखिएगा, माप तौल का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है, इसमें एक हम और देख लेते हैं, एक है लक्षणा अध्यक्ष। कौन है, लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। इसकी बात करें तो ये तीसरे नंबर का अध्यक्ष है, और ये बात करें तो ये सिक्के जारी करवाता था, सिक्के जारी करवाने का कार्य करता था, करवाने का कार्य, इसको याद रखिएगा। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको हम देखेंगे, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, सिक्के की शुद्धता की जांच भी करता था। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, सिक्के की शुद्धता की जांच भी करता था, सिक्के की शुद्धता की जांच भी करता था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये 3 अध्यक्ष हो गए। अब इसमें हम एक अध्यक्ष देखेंगे, आपका जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, सुना अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष, सुने हैं नहीं, सुना, चौथा सुना अध्यक्ष। ये जो है ये बूचड़ खाने जानते हैं, बूचड़ नहीं है, बूचड़ है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, ये बूचड़ खाने को देखता था, ठीक है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। और ये पशुओं को देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। उसके बाद में बात करें तो जो अगला महत्वपूर्ण है वह है मुद्रा अध्यक्ष। अब इसका नाम सुनते ही लोग जो है क्या करेंगे कि लोग जो है वो कहेंगे कि मुद्रा है तो मुद्रा से संबंधित होगा, लेकिन ये मुद्रा से संबंधित नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पासपोर्ट टाइप का अध्यक्ष होता था, जैसे क्या, मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष। तो मुद्रा अध्यक्ष की बात करें तो इसको याद रखना है, मुद्रा अध्यक्ष में आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है इसकी बात है, तो ये पासपोर्ट उस समय तो नहीं होता था, लेकिन चूंकि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय तरीके से होता था, लोग बाहर देशों में जाते थे, तो एक प्रकार का जो है वह आज्ञा पत्र वगैरह जो जारी होता था, पासपोर्ट अधिकारी होता था। वर्तमान के पासपोर्ट अधिकारी के समकक्ष यह है, इसको याद रखिएगा, तो पासपोर्ट अधिकारी। तो 5 अध्यक्ष हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एक लास्ट देख लेते हैं, महामात्या परसर्प का नाम आता है, महामात्या परसर्प। ये जो होता था ये गुप्तचर विभाग का, गुप्तचर विभाग भी मौर्य काल में बहुत ही मजबूत था, और बहुत सारे गुप्तचर जो है होते थे, बहुत प्रकार के होते थे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है महामात्या परसर्प जो होता था गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। अब इतने अध्यक्ष आपको याद रखने हैं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन में ले लिया है। और अब एक चीज और बता देता हूँ, सीता अध्यक्ष जो आपका राज्य की वन भूमि थी उससे राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था, सीता अध्यक्ष, सीता, ठीक है, आपको याद रखना, बस इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पे, अब हम कुछ तीर्थों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तीर्थों को देखेंगे।
तीर्थ या अमात्य, ठीक है, तीर्थ या अमात्य देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसे प्रमुख जो तीर्थ या अमात्य कौन होता था, वो पुरोहित होता है, उसको याद रखिएगा, पुरोहित को। तीर्थों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है, तीर्थ या अमात्य। तो सबसे प्रमुख आपको ध्यान रखना है, वो होता था मंत्री या पुरोहित, और ये सलाह देता था राजा को। तो ये पहले तीर्थ हो गए। उसके बाद बात करें तो एक नाम मिलता है समाहर्ता। समाहर्ता बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है ये। समाहर्ता ये राजस्व संग्रह करता होते थे, राजस्व का एकत्रीकरण करते थे, राजस्व संग्रह करता, ठीक है। तो समाहर्ता याद रखना है आपको, समाहर्ता। उसके बाद होते थे सन्निधाता। कौन से? दूसरे हैं सन्निधाता। ये जो होते थे ये कोषाध्यक्ष हैं, कोष को देखते थे, कोषाध्यक्ष। अगर आप जो मौर्य काल का प्रशासन है बहुत विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं तो आप जो है जो बीपीओ की क्लास हुई थी हमारी, बीपीओ की क्लास में उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके डिटेल में। तो वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा आपको याद रखना, प्रदेष्टा ये इंपॉर्टेंट है, ये फौजदारी मामलों का न्यायाधीश होता था। फौजदारी क्रिमिनल कोड, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा होते थे, ठीक है, प्रदेष्टा होते थे। उसके बाद हम बात करें तो व्यवहारिक मिलता है, दीवानी मामलों के होते थे। कौन? व्यवहारिक ये होते हैं दीवानी मामलों के न्यायाधीश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद में हम अगला जो तीर्थ अमात्य देखेंगे वो देखेंगे कर्मांतिक। क्या देखेंगे? कर्मांतिक। तो ये जो होता था ये उद्योग का प्रमुख, यानी उद्योग को देखता था, यानी आपको जो है उद्योग व्यापार को देखता था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? कर्मांतिक। उसके बाद दंडपाल मिलता है, दंडपाल। अब ये दंड नहीं देता था, इसको याद रखिएगा। दंडपाल का कार्य था जो वो ये था कि जैसे सेना के लिए जो कोई सामग्री है जुटाना, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे आपका जो है क्या बोलते हैं वो सैन्य सामग्री हो, तो सेना के लिए सामग्री जुटाने का कार्य करता था दंडपाल। सेना के लिए सामग्री जुटाने का कार्य, सामग्री जुटाता था। तो इसको याद रखिएगा। कौन हो गया आपका? दंडपाल हो गए, दंडपाल, ठीक है। उसके बाद नागरक याद रखना है, नागरक। कौन सा? सातवां लेते हैं, नागरक। नागरक की बात करें तो ये नगर का प्रमुख होता था, नगर का प्रमुख। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है आपको, वो ये याद रखनी है कि ये जनगणना प्रमुख भी होता था, जनगणना प्रमुख भी। तो इसको याद रखिएगा। बात करें तो प्राचीन भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? मौर्य काल में हुई। इस तथ्य को याद रखना, ठीक है। तो इतना याद रखना होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, साथियों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हो भाई बहन, उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।